नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न और उन प्रश्नों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वे क्वेश्चन सेलेक्ट किए। तो आज की जो हमारी क्लास है जो कि 25 क्वेश्चन की होने वाली है, तो इस क्लास पर अंत तक बने रहना। शुरुआत करेंगे हम प्रथम क्वेश्चन से। नवरस शब्द किस समास का उदाहरण है? नवरस। सभी क्वेश्चन जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, साथ में आपको भी आंसर देना है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर दे रखे हैं द्विगु समास, अविभाज्य समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास। नवरस। तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जो कि हमारा राइट आंसर है नवरस। देखिए, वह समास जिसमें हमारा पहला पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास ही उदाहरण बनता है। जैसे नवरस, 9 रसों का समूह, इसमें जो हमारा समास है द्विगु समास। उसके बाद दूसरा उदाहरण मैंने सेलेक्ट किया है जो कि पटवारी एग्जाम्स 2025 में पूछा गया था, त्रिफला, 3 फलों का समूह। इसमें जो हमारा समास हुआ वह द्विगु समास। उसके बाद अविभाज्य समास। तो देखिए, अविभाज्य समास में जो भी आपको उदाहरण देखने को मिले तो उसमें हमारे देखिए प्रथम पद या तो उपसर्ग हो या फिर अवयव, तो उसमें जो हमारा समास होगा वो होगा अविभाज्य समास। जैसे प्रत्येक, प्रत्येक शब्द में जो हमारा उपसर्ग है वो है प्रति, और इसमें यथाक्रम, इसमें जो हमारा अवयव है वो है यथा, तो इसमें जो हमारा समास हुआ वह अविभाज्य समास। उसके बाद कर्मधारय समास। तो देखिए, महापुरुष, तो महान है जो पुरुष, है जो, इसमें ये अक्सर आएगा है जो, तो उसमें जो हमारा समास होगा कर्मधारय समास। उसके बाद द्वंद्व समास। तो देखिए, सुख और दुख, बीच में एक योजक चिन्ह है जो कि लगा रहता है, वो उदाहरण हमेशा बनता है द्वंद्व समास का। उसके बाद है लव कुश। तो देखिए, लव और कुश, इसमें देखिए बीच में और शब्द आया हुआ है, तो ऐसे अधिकतर उदाहरण बनते हैं, वो बनते हैं द्वंद्व समास के। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर था वो था द्विगु समास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, यह भी समास से संबंधित क्वेश्चन है, आपका समास है। इन 2 प्रश्न से लगभग क्लियर होंगे कि उदाहरण, महावीर शब्द किस समास का उदाहरण है? महावीर, बताइए। द्वंद्व है, अविभाज्य समास है, बहुब्रीहि समास है या फिर द्वंद्व समास? महावीर। तो देखिए, बहुब्रीहि समास में हमें पता है कि कौन सा अन्य अर्थ निकलता है। तो देखिए, महावीर, महान है जो वीर, अर्थात कौन? हनुमान। हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, इसमें अन्य अर्थ निकलता है, तो उसमें जो हमारा समास होगा वो होगा बहुब्रीहि समास में। देखिए, कर्मधारय समास, अगर देखिए कर्मधारय का समास और बहुब्रीहि समास दोनों का जो भी उदाहरण पूछा गया तो दोनों साथ में नहीं होंगे, या तो बहुब्रीहि समास होगा या फिर कर्मधारय, ये दोनों साथ में नहीं देते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। तो हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। उसके बाद देखिए, बहुब्रीहि और द्विगु समास में अंतर, ये उदाहरण है जो कि एग्जाम्स में हर बार पूछा गया है। तो देखिए, चौराहा, तो 4 राहों का समूह, तो इसमें जो हमारा समास है वो है द्विगु समास, क्योंकि देखिए 4 पहला पद है हमारा संख्यावाचक है, तो इसलिए द्विगु समास हुआ। उसके बाद चतुर्भुज, तो देखिए 4 भुजा हैं जिनके, अर्थात कौन? विष्णु, इसमें अन्य अर्थ निकलता है, तो इसमें जो हमारा समास है वो है बहुब्रीहि समास। आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ी सी जल्दी से क्लास ले रहे हैं क्योंकि हमारी टेस्ट आधारित क्लास है, इसमें आपका पूरा सिलेबस क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना, और नए स्टूडेंट्स हैं तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा का अंतिम कौशल कौन सा है? ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। वैसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती अलग अलग बेस पे होती है, तो भाषा का अंतिम कौशल हमने पता है कि भाषा के कुल कितने कौशल होते हैं, तो होते हैं 4, तो अंतिम कौशल पूछा है। तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, जो कि हमारा राइट आंसर है। भाषा का प्रथम कौशल है वो है सुनना, भाषा का दूसरे कौशल है वो है बोलना, भाषा का तीसरा कौशल है वो है हमारा पढ़ना, और भाषा का अंतिम कौशल है वो हमारा लिखना। सुबो पाली, इसको आपको ट्रिक को याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, चाहे रीट एग्जाम्स हो या फिर हिंदी का कोई भी एग्जाम्स हो, उसमें ये क्वेश्चन सबता है भाषा के कौशल के बारे में। तो अंतिम कौशल है वो हमारा लिखना, समझ गए? इस तरीके को आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है? घोष वर्ण और अघोष वर्ण 2 क्वेश्चन बनेंगे हर एग्जाम्स में। इसकी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, लगभग सभी क्वेश्चन की साथ में ट्रिक बताने वाला हूं, ताकि आपको एग्जाम्स में कंफ्यूजन नहीं हो। वैसे हमारे कुछ ही दिन बचे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, तो अघोष वर्ण की पहचान करनी है आपको। तो इस तरीके को अप्लाई करना है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है वो हमारा अघोष वर्ण कहलाता है। जैसे क,
क हमारा एक अघोष वर्ण है, क्योंकि देखिए क एक पहला वर्ग है और उसका भी प्रथम वर्ण है वो है क। दूसरा वर्ण जैसे ख, तो ख भी हमारा एक अघोष वर्ण है। तीसरा वर्ण है ग, तो ग हमारा एक घोष वर्ण है, क्योंकि देखिए पहला और दूसरा वर्ण की बात हो रही है। तो पहचान करिए ग, ग तीसरा वर्ण है, ग चौथा वर्ण है, ज स ज तीसरा वर्ण है और फ है दूसरा वर्ण है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, जो कि हमारा राइट आंसर है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है जो कि हमारा अघोष वर्ण कहलाता है। इस तरीके को आपको याद रखना है। समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, रूबल किस भाषा का शब्द है? रूबल बताइए, रीट में पूछा गया है, पीटीटी एग्जाम्स में भी है, संस्कृत विभाग द्वितीय पेपर में भी पूछा गया है और यूपी टेट में भी पूछा गया है 2020 में। रूबल यूनानी है, डच है, रूसी है या फिर चीनी है? तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी है, जो कि हमारा राइट आंसर है। रूबल एक रूसी भाषा की मुद्रा है और वैसे एक रूसी भाषा का शब्द है। एक रूबल है, दूसरा है स्पुतनिक। स्पुतनिक शब्द भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो तो वे क्या कहलाते हैं? वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखिए इसके मैंने उदाहरण बताए, दिन है, धूप है, लड़का है, नदी है, पहाड़ है, आकाश है इत्यादि। तो ये शब्द क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं, रूट शब्द कहलाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं या फिर विलोम शब्द कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आने योग्य क्वेश्चन है। चाहे राजस्थान का कोई भी एग्जाम्स हो, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो वे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो तो वे क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, ऑप्शन नंबर बी को, जो कि हमारा राइट आंसर है, रूढ़ शब्द। उसके बाद है यौगिक शब्द। तो जो भी आपको बहुब्रीहि समास के उदाहरण देखने को मिले, तो बहुब्रीहि समास के समस्त उदाहरण है वो हमारे योग रूप यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे हमने उदाहरण पढ़ा महावीर, महान है जो वीर अर्थात हनुमान, तो ये एक यौगिक शब्द है। तो फिलहाल हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जंगम का विलोम शब्द बताइए। विलोम शब्द संसल, विषाद, वरदान या फिर स्थावर? आपको साथ में क्वेश्चन काउंट करने, अंत में बताना है कि इन 25 क्वेश्चन में से कुल कितने क्वेश्चन है जो कि आपके सही हो रहे हैं। तो जंगम का विलोम शब्द जल्दी से लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, जो कि हमारा राइट आंसर है, स्थावर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा, तुरंत उदाहरण आपको बताना है, कभी नहीं भूलोगे। इस उदाहरण को आपको साथ में बताऊंगा। देखिए, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, 3 क्वेश्चन बनेंगे। एक क्वेश्चन तो पक्का ही है संज्ञा के संबंधित। देखिए, लकड़ी, आप, गंगा नदी या फिर रमेश, जातिवाचक संज्ञा। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को, जो कि हमारा राइट आंसर है, लकड़ी। अगर मान लीजिए कोई भी लकड़ी का नाम होता, जैसे लकड़ी का नाम भी हो सकता है, तो उसमें हमारी जो संज्ञा होती तो व्यक्तिवाचक हो जाती, लेकिन डायरेक्ट लकड़ी दे रखा है तो इसमें जो हमारी संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए नदी, नदी शब्द एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मान लीजिए गंगा नदी होता तो गंगा नदी, गंगा नदी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि देखिए नाम है गंगा नदी। मान लीजिए देश, तो देश एक जातिवाचक संज्ञा है, देश एक जातिवाचक संज्ञा है। अगर मान लीजिए प्रश्न होता भारत देश, भारत देश, समझने का प्रयास करिए, भारत देश, तो इसमें जो हमारी संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि देखिए भारत एक नाम है। अमेरिका देश, तो अमेरिका देश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगर अकेला देश शब्द होता तो उसमें हमारी जातिवाचक संज्ञा है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए, नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, झील, पहाड़, देश, जिला, शहर और विद्यालय, बस यही उदाहरण आप याद रखिए। एग्जाम्स में 100% इन्हीं उदाहरण में से क्वेश्चन बनेगा। तो हम इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी। रमेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गंगा नदी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और आप है जो कि एक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। थोड़ा सा जल्दी से समझा रहा हूं आप सभी को, आप समझने की पूरी कोशिश करना और क्लास पे ध्यान रखना और अंत तक बने रहना। खूब मन लगाकर पढ़ो, खाली जगह, परीक्षा में प्रथम आओ, रिक्त स्थान में उचित अवयव कौन सा है? देखिए, अवयव प्रति क्वेश्चन सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, तो अवयव आपको तुरंत बताना है, ताकि, चूंकि, अन्यथा, क्योंकि।
देखिए, खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। तो इसमें जो हमारा अवयव है वो है ताकि। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा राइट आंसर है। बिना पढ़े इस क्वेश्चन का आंसर हम देख सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 10, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। यह है महाप्राण का, अल्प प्राण और महाप्राण। प्रश्न संख्या 10 लगा लेता हूं मैं आपको। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? बस एक तरीके आपको याद रखनी है, या तो अल्प प्राण की रखो या फिर महाप्राण की, और आपको वर्ग याद रखने हैं, जैसे क वर्ग, स वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस तरह से आपको याद रखना है और अल्प प्राण और महाप्राण की पहचान करनी है। तो सभी ऑप्शन दे रखे हैं, समझने का प्रयास करिए। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण है वो हमारा महाप्राण वर्ण कहलाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा जैसे ख और चौथा वर्ण ग, तो ये जो हमारा वर्ण है ये वर्ण कहलाते हैं महाप्राण। ये हमारा क वर्ग है, तो क वर्ग का ये दूसरा वर्ण है और ये चौथा वर्ण है, तो ये जो हमारे वर्ण कहलाते हैं महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। अब आपको पहचान करनी है ज। देखिए स ज तीसरा वर्ण है, तो ये हमारा अल्प प्राण है। उसके बाद ड, ट, ठ और ड, ये भी तीसरा वर्ण है। फिर म, प, फ, ब और म, ये हमारा पांचवा वर्ण है। और त, थ, द और द, ये हमारा चौथा वर्ण है। तो त वर्ग का चौथा वर्ण है, तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये एक हमारा महाप्राण है। समझ गए? बस आपको इस तरीके को आपको अप्लाई करना है। क्वेश्चन आपका गलत है जो कि नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वापिस संज्ञा से संबंधित क्वेश्चन है जो कि सेलेक्ट हुआ है। इसको मैंने पहले आपको समझा दिया है। तो गंगा नदी शब्द में संज्ञा कौन सी है, ये क्योंकि दो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। प्रथम क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा डाउट होगा तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, वो आपका क्लियर हो जाएगा। गंगा नदी शब्द में संज्ञा कौन सी है, अब आपको बताना है। आपके मन में आंसर आना चाहिए क्योंकि पहले हमने इसका जिक्र कर चुका हूं। गंगा नदी शब्द में संज्ञा, तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर ए को। हमारा राइट आंसर है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि देखिए गंगा नदी, केवल नदी शब्द दिया होता तो हमारी जातिवाचक संज्ञा हो जाती। उसके बाद ये आपको नाम है जो कि याद रखने हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तियों के नाम, वस्तुओं के नाम और स्थानों के नाम दिए हो तो उसमें हमारी संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, जो कि आप समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए है जो कि हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लगभग आधा सेशन है जो कि समाप्त हो रहा है। 25 क्वेश्चन में से हम 12वां क्वेश्चन आ गए हैं तुरंत ही। वे शब्दांश जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? जैसे अति प्रिय, इसमें देखिए अति शब्द जुड़ा हुआ है और अकाज में अ, तो वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? जो शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ है जो कि बदल देते हैं। सर्वनाम है, विशेषण है, उपसर्ग है या फिर प्रत्यय है। तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, जो कि हमारा राइट आंसर है उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? आपको तुरंत याद रखना है, हिंदी भाषा की लिपि आपको 100% याद रखना है। तो निम्नलिखित में से किसकी लिपि है जो कि देवनागरी नहीं है? ये हमारा क्वेश्चन है। नेपाली, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत। देवनागरी नहीं है, बताइए। हम लॉक करने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी को, पंजाबी। क्योंकि जो पंजाबी भाषा है इसकी जो लिपि है वो है गुरुमुखी। आपने नाम सुना होगा गुरुमुखी। तो नेपाली भाषा है, इसकी भी लिपि है जो कि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि भी देवनागरी है और संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी है। क्योंकि देखिए हिंदी भाषा की जो जननी है वो हमारी संस्कृत भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। उसके बाद है बोली। देखिए क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, यानी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली, तो वो हमारी बोली कहलाती है। उसके बाद उपभाषा, तो बोलियां मिलकर उपभाषा बनाती हैं और उपभाषा मिलकर भाषा बनाती है। जैसे बोलियां प्लस उपभाषा, तो ये हमारा भाषा का निर्माण हुआ। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसका क्रम पूछते हैं, बोलियां मिलकर उपभाषा बनती हैं, उपभाषा मिलकर भाषा बनती है। तो प्रथम, सेकंड, इस तरह से आपको क्रम है जो कि याद रखना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी तैयारी का आधार बनेंगे। अगर इसका आंसर आपको आता है तो बिल्कुल आप सेफ जोन में, और आंसर आपको आना चाहिए। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अर्थ के आधार पर
भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन शायद आप गलत बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई बताइए। ध्वनि है, वर्ण है, शब्द है या फिर वाक्य है। अर्थ के आधार पर पूछा है, तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। ये हमारा राइट आंसर है, शब्द। अगर हमारा प्रश्न होता कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है वर्ण। लेकिन प्रश्न क्या पूछा है? अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो हमारी शब्द है। तो इन दो क्वेश्चन को आपको याद रखना है। मैंने साथ में ऑप्शन इसलिए सिलेक्ट किए ताकि आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो हमारी है शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी। अब आपको अगर क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। मैं, आप, कोई या फिर तुम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो तुरंत हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी है, जो कि हमारा राइट आंसर है कोई। देखिए अनिश्चय, कोई, तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है। बाकी एक बार उदाहरण है जो कि आप देख लेना। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थानी की बोली नहीं है। निम्न में से राजस्थानी बोली नहीं है। मेवाड़ी, मारवाड़ी, अवधी या फिर मेवाती। तुरंत आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो जल्दी से लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, जो कि हमारा राइट आंसर है। बाकी देखिए मेवाड़ी मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, विशेषकर उदयपुर रियासत में। मारवाड़ी जोधपुर रियासत है और मेवाती है जो कि अलवर और भरतपुर जिले में। तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा राइट आंसर है, अवधी, जो कि राजस्थान की एक बोली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारा, फूला न समाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। फूला न समाना, कलंकित करना, बहुत प्रसन्न होना, खूब मौज होना या फिर उत्तरदायित्व लेना। थोड़ा सा साथियों, अगर क्लास आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना है। और फूला न समाना, तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को, जो कि हमारा राइट आंसर है, बहुत प्रसन्न होना। फूला न समाना, बहुत प्रसन्न होना। तो लगभग मुहावरे से संबंधित सभी आंसर आपको राइट करने हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, प वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? उच्चारण स्थान, क वर्ग, स वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इस तरह से आपको याद रखने। प्रश्न पूछा है प वर्ग का उच्चारण स्थान, तो पहले आपको जो भी ऑप्शन है उसको रॉन्ग करने। जैसे देखिए कंठ, तो हमें पता है कि क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा कंठ है। तालु, तो तालु। त वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा तालु। बाकी कंठ और तालु, तो देखिए ए और ए, इन दोनों याद रखने। इनका जो उच्चारण स्थान है वो हमारा कंठ और तालु। ए और ए दोनों मात्र दो वर्ण है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। प वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो हमारा दंत, पूरा प वर्ग, जैसे प, फ, ब और म, पूरे 5 वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान है वो है दंत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, भाषा के कुल माध्यम होते हैं। भाषा के माध्यम बताइए। भाषा के माध्यम 2, 3, 4 या फिर 5। हमने पहले जिक्र किया भाषा के कौशल के बारे में, तो मैंने इसका ट्रिक भी बताई थी सुबह पाली। तो भाषा के जो कौशल तो होते हैं 4 होते हैं, लेकिन भाषा के माध्यम कितने होते हैं? तो हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तुरंत आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। तो भाषा के जो कुल माध्यम होते हैं वो होते हैं 3। उसके बाद है हिंदी भाषा दिवस, तो वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। उसके बाद है वर्तमान समय में भारत के 12 अनुसूची और 22 भाषाओं को स्थान प्राप्त है। तो जो भी साइट की जानकारी है अभी से याद रखें, शायद तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हिंदी भाषा दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लॉक करेंगे, हमारा राइट आंसर है। भाषा के कुल माध्यम होते हैं वो होते हैं 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अलंकार के भेद होते हैं बताइए। अलंकार के भेद 2, 3, 4 या फिर 5।
अलंकार के भेद भूसे न कि प्रकार। तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। 3 होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है चतुर्थ श्रेणी क्रमशः भर्ती 2025 में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इसकी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं और वाक्य का 100% क्वेश्चन है जो कि चतुर्थ श्रेणी में आने वाला है। मोनिका गाना गाती है, तो वाक्य का प्रकार है, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? मोनिका गाना गाती है, बताइए। तो पहले हम थोड़ा से उदाहरण समझ लेते हैं ताकि आपको एग्जाम्स में कभी गलती ना हो। हवा का तीव्र झोंका आया और वह सब कुछ उड़ा ले गया। अगर देखिए वाक्य दे रखो और इसमें और शब्द से जुड़े हो, ये हमारा पहला वाक्य है और ये दूसरा वाक्य है, तो इसमें जो हमारा वाक्य का प्रकार है तो है संयुक्त वाक्य, क्योंकि और शब्द दिया होगा। जो भी आपको संयुक्त वाक्य का उदाहरण देखने को मिले तो उसमें और 100% देखने को मिलेगा, तो तुरंत आपको पढ़ना है संयुक्त वाक्य। फिर दूसरा क्वेश्चन समझते हैं मिश्र वाक्य का। तो देखिए हवा का तीव्र झोंका आया कि वह सब कुछ उड़ा ले गया। अगर मिश्र वाक्य का उदाहरण एग्जाम को देखने को मिलेगा तो उसमें से किस शब्द से जुड़े होंगे? ये हमारा प्रथम वाक्य है और ये हमारा दूसरा वाक्य है, तो इसमें जो शब्द है बीच में वो है की शब्द। तो इसमें जो हमारा तुरंत वाक्य है वो है मिश्र वाक्य, इसमें जो वाक्य है संयुक्त वाक्य। तो मोनिका गाना गाती है, इसमें जो हमारा वाक्य है वो है सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इससे सरल भाषा में कोई भी आपको नहीं समझाएगा साथियों, ये कंफर्म है, क्योंकि मेरे हिंदी में पूरी प्रैक्टिस है, उसी आधार पर मैं आपको समझा रहा हूं। सदैव शब्द में संधि कौन सी? बताइए। सदैव शब्द में संधि, इसकी भी आपको ट्रिक बताऊंगा। अभी इस वीडियो पर रुके रहना, मात्र 25 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन हो गए, थोड़ी सी जल्दी क्लास होने वाली है। सदैव शब्द में संधि गुण है, वृद्धि है, दीर्घ है या फिर अयादि? सदैव, तो देखिए सदा धन एव, उसमें जो हमारी संधि है वो है वृद्धि संधि। हमें गुण संधि नहीं पढ़ना है, क्योंकि देखिए सदा अ या आ के युग में ए या बड़ा ए का आदेश हो रहा है, तो उसमें जो हमारी संधि हो रही है वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि की उदाहरण हमेशा डबल मात्रा लगती है। जो भी आपको उदाहरण देखने को मिले तो उसमें हमारे देखिए सदैव, इसमें हमें 2 मात्राएं, तो तुरंत ही अगर आपको उदाहरण देखने को मिले और उसमें 2 मात्रा दिखाई दे तो कंफ्यूजन नहीं होना है। गुण संधि और वृद्धि संधि में कंफ्यूजन नहीं होना है और तुरंत आपको ऑप्शन नंबर बी बढ़ना है, वृद्धि संधि। तो सदैव शब्द में जो हमारी संधि है वो है वृद्धि संधि, सदा धन एव, सदैव। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं क्योंकि थोड़े से उसमें ऑप्शन है थोड़े से रॉन्ग थे। तो रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? रिक्शा शब्द बताइए। बंगला है, अंग्रेजी है, अरबी है या फिर जापानी? पीटीटी एग्जाम्स 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है रिक्शा शब्द, और साथ में मैंने उदाहरण भी समझा है, इस उदाहरण को आपको याद रखना है। तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, जो कि हमारा राइट आंसर है। रिक्शा शब्द एक जापानी भाषा का शब्द है। उसके बाद चीनी, तो ये शब्द अक्सर एग्जाम्स में आते हैं, तो चीनी भाषा के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। चाय एक चीनी भाषा का शब्द है, उसके बाद चीनी, चीकू और लीसी। तुरंत शब्दों को देखकर भी हमें पहचान हो रही है, ये शब्द हैं जो कि चाइना के हैं। जैसे फ्रांस, मेजर, अंग्रेज, कारतूस और बादाम, ये जो शब्द हैं ये फ्रांस भाषा के। उसके बाद पुर्तगाली, तो जैसे अलमारी, इस्पात, कमीज, तौलिया, फीता, कमरा, संतरा, काफी और बाल्टी, ये जो शब्द दिखाई दे रहे हैं ये पुर्तगाली भाषा के शब्द। इनमें से एक क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स में आने वाला है, तो हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। अब देखते हैं आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन और क्लास को फिनिश करेंगे। काठ का उल्लू होना, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। काठ का उल्लू होना, विपरीत लोगों का होना, खोटा आदमी, लाभ के स्थान पर हानि होना या फिर निपट मूर्ख? तो जल्दी से हम लॉक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, जो कि हमारा राइट आंसर है, निपट मूर्ख होना। काठ का उल्लू होना, निपट मूर्ख होना। तो देखिए आज की क्लास में मैंने हिंदी के पूरे प्रश्नों को समझाने की पूरी कोशिश की। अगर हमारी क्लास आपको साथियों पसंद लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। इसी तरह मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।